एनसीईआरटी की किताबों में चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी यानी कैसे मानव का विकास हुआ, अब ये नहीं पढ़ाई जाएगी। देश के कई वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों ने इसके लिए कहा है, एक ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि नहीं, बच्चों को एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाई जाए। और इस वक्त हम जो स्टूडेंट हैं, छात्राओं के साथ हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि जो एवोल्यूशन थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, पहले तो उनसे पूछें कि आपके मतलब पता है क्या है, थ्योरी क्या है? जी, मुझे पता है चार्ल्स डार्विन थ्योरी क्या है। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये बेसिकली यही बात करती है कि कैसे हम लोग एक ही स्पीशी से हम लोगों ने इतने अपने अंदर बदलाव किए हैं कि आज हम लोग इतने वास्ट स्पीशी हैं, इतनी वैरायटी में हम लोग मिलते हैं। जैसे कि एक बंदर से, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि हम बंदर से आज इतनी तरह के इंसानों में है, इतनी हमने जातियाँ बनाई हैं, इतना डेवलपमेंट किया है वर्ल्ड में। जैसे एक पौधे से कई प्रकार के पौधे निकले हैं। तो यही है थ्योरी चार्ल्स डार्विन की। मगर अब तो एनसीईआरटी की किताबों में 9th 10th में नहीं पढ़ाई जाएगी। जी, मैंने सुना ये, और उसी चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी होती है, जैसे सीयूईटी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, उन सब के लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार्ल्स डार्विन थ्योरी जो है वो ना ही हमें सिर्फ साइंस से ही नहीं हमें रुखसत करवाती है, कनेक्ट करवाती है, बल्कि हमें पॉलिटिकली, सोशली हमें अपने लोगों से कनेक्ट करवाती है। ये बोलती है कि हम जो है एक ही एंसेस्टर से आए हैं और ऐसे हमारे बीच में भाईचारा बढ़ सकता है। तो भाईचारा बढ़ सकता है, बड़ी अच्छी बात कही। ये कह रही हैं कि चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकती है, और वो सबक ये हो सकती है कि इंसान के बीच में भाईचारा बढ़े, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही थे। और अगर एक ही पूर्वज थे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम सब हम सब भाई बहन एक साथ रह सकते हैं। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है ना, वो कम्प्लीटली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है। वो जो भी थ्योरी है वो प्योर रियल है, ऐसा है। वो इसमें हमको बताती है स्पेशिएशन के बारे में। जैसे हम लोग जो भी आज जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सारे कॉमन एंसेस्टर से बनी हैं। हम लोग सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत के कई वैज्ञानिक कह रहे हैं, शिक्षाविद कह रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, एवोल्यूशन थ्योरी है, इसको 9th 10th की एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया। तो वो कह रहे हैं कि ओपन लेटर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हो? नहीं, इस थ्योरी को नहीं हटाना चाहिए हमारे सिलेबस से, बिकॉज ये जो अभी थ्योरी है ये वाइडली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड की गई है अब तक के सारे साइंटिस्ट ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की काफ़ी सारी दी गई हैं, पर ये जो चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। वाइडली एक्सेप्टेड ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सुना होगा ना आपने? यस सर। जब तक कि कोई थ्योरी ऐसी नहीं आ जाती है जो 100% इसको क्रॉस कर रही हो कि ये उस टाइम वैलिड नहीं है, तो तब तक हमें इसको ही मानना चाहिए। क्योंकि उस टाइम 1859 में जब उन्होंने बुक अपनी पब्लिश करी थी, उस टाइम पे जितनी भी थ्योरीज आई थी सबसे ऑथेंटिकेट इसको ही माना गया है। और अभी भी ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है इन फ्यूचर में जो इसको ये कहे कि हाँ हमारे पास इससे ज़्यादा बेस्ट थ्योरी है कि ये सर के जो भी उनके डार्विन्स की जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो उसको क्रॉस करती हो। एवोल्यूशन का तो पहला लॉजिक तो एवोल्यूशन का ये होता है कि अगर कोई दूसरी थ्योरी आ जाती है तो भी पहली थ्योरी इसलिए भी उसके लिए रेलिवेंस अपना रखती है कि उसी से उसका एवोल्यूशन होता है, कि उसी का रिजेक्शन या सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी बच्चे तो पढ़ते ही हैं। हाँ सर, थ्योरी की जो सबसे मेन बात है वो ये है कि ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कुछ एक्सपेरिमेंट करके किसी ने कुछ बताया हो। जैसे जो उसका एक एग्जांपल दिया जाता है डार्विन के फिंचेस का, कि उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ। उसने बताया था अडैप्टिव एवोल्यूशन के बारे में, उसने बताया था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, कैसे उसका जो भी ह्यूमंस थे उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो ये कम्प्लीटली बेस्ट है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर। तो लेकिन एक बात बताओ, हो सकता है कि इसका एक फ़ायदा है कि आपको अब आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पूर्वज बंदर थे। जब सर हमारे वेद पुराणों में ही लिखा हुआ है, जैसे हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों की बात करते हैं तो उसमें पहले ही अवतार मछली से संबंधित है। जब वहाँ पर इन्होंने डार्विन थ्योरी कब बहुत खूब देखिए, एकदम नई बात कह रहे हैं। इन्होंने डार्विन की थ्योरी को भारत की माइथोलॉजी या भारत की जो हम कहें कि जो मान्यता से भी जोड़ा है। एक बार फिर से अपनी बात को थोड़ा क्लैरिटी से बताइए। सर देखिए, डार्विन थ्योरी का लिखना चालू किया उन्होंने 1835 से, और उन्होंने बुक अपना लिखा 1852 में। लेकिन उससे पहले हमारे वेद पुराणों में भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें से पहला अवतार क्या था उनका? मत्स्य अवतार। और डार्विन थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले जो हमारे क्या हुआ है, वो हुआ है जीवन पनपा है। वो कहाँ पनपा है? पानी के अंदर। उसके बाद कहाँ निकल गया वो? पानी के बाहर। कुछ पानी में रहा है, कुछ वहाँ रहा है, जमीन पे रहा है। तो दूसरा अवतार कौन सा आता है हमारा? कुर्म अवतार, मतलब कौन सा? कछुए का अवतार। तो वो कहाँ है? उभयचर है, पानी में भी रह रहा है और ज़मीन पर भी रह रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा
अब जैसे ही पानी पे आए, ठीक है, ये डार्विन कहता है पहले मछली बने, मछली फिर पानी फिर ज़मीन, उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा वराह अवतार। वराह मतलब एनिमल, जानवर, जो जिस पे बोलते हैं जिसको हम, वो आया। और इनने भी क्या बोला कि तीसरे क्या बने, जानवर आए। उसके बाद उसके बाद हमारा कौन सा चौथा अवतार आया, कौन सा अवतार आया, चौथा वाला। उसमें क्या बोला गया उन्होंने, चौथा अवतार जी, चौथा अवतार। ये देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, जो सबसे अहम बात यह है कि डार्विन की थ्योरी को भारत की जो मान्यता है, इंडियन माइथोलॉजी है, उसके साथ ये जोड़ रहे हैं। भारत के जो अलग अलग हिंदू धर्म में मान्यता है, जो सनातन परंपरा की मान्यता है कि कैसे दशावतार हुए। तो दशावतार में 4 अवतार पर आप हो चुके हैं जी। उसके बाद कहते हैं सर, जैसे अब बोलते हैं हम बंदर से एवोल्यूशन हुए, मतलब आधे इंसान आधा जानवर। तो वही कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, नरसिंह अवतार। चौथा कौन सा अवतार आ गया, नरसिंह, आधा जानवर था और आधा इंसान था। उसके बाद क्या हुआ है, बंदर से क्या बने, इंसान बने। यहाँ पर आके उनकी डार्विन की थ्योरी खत्म हो जाती है। तो उसके कौन सा अवतार बताया, वराह अवतार, छोटी हाइट, गोरा रंग। तो किस बना, बंदर से क्या आ गए, हमारे ये आ गए, ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पर डार्विन की थ्योरी खत्म हो जाती है। और इसके बाद बात होती है परशुराम की, इसके बाद बात होती है राम की, इसके बाद बात होती है कृष्ण की, और इसके बाद बात होती है बुद्ध की, और उसके बाद कल की कलयुग ना। तो जब हमारे पुराणों में ही लिखा हुआ है, ये पूरी थ्योरी दी गई है, ये तो अभी आकर बता रहे हैं। तो मतलब आप तो ये कह रहे हो कि फिर एनसीईआरटी की किताबों में 9th 10th में अगर डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाई जा रही थी तो ठीक है, पढ़ाई जाती रहनी चाहिए। सर देखिए, डार्विन की थ्योरी कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, आप ये देखिए। अभी अभी हम क्या देखते हैं, सिर्फ ऊपरी बात देख रहे हैं, हम उसके अंदर की बात देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी आपको ये पता है कि डार्विन की थ्योरी बैन कहाँ कहाँ पर है। डार्विन की थ्योरी बैन है पाकिस्तान में, डार्विन की थ्योरी बैंड है जहाँ पूरा अपना ये सऊदी अरेबिया है। क्यों, जितने भी कट्टावादी राष्ट्र हैं जो ये मानते कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, ठीक है, वहाँ तो वो क्या करेंगे, कैसे मान लेंगे कि हम बंदर की पैदाइश हैं। ऐसे ही जो हमारी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो हमारी सरकार है वो, देखिए अब एक चीज़ है, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जिनमें थियोलॉजी है, जो मतलब धर्म के आधार पर जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते और पढ़ाते भी नहीं जी। जैसा कि आपने सुना भैया से, धर्म के आधार पर, जैसे इन्होंने कहा, कट्टरवादी राष्ट्र जो हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर जो आम जनता है वो कहती है कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है। अपने भारत देश में अपन कहते हैं कि ब्रह्म ने इंसान को बनाया है, ठीक है। और जो क्रिश्चियन ईसाई राष्ट्र हैं वो कहते हैं जीसस ने, यीशा मसीह ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाया है। तो इसको करस्पॉन्डिंग वे में अगर अपन देखेंगे, मतलब इसका संयोजित अगर अपन परिणाम देखेंगे, तो ये जो डार्विन की थ्योरी है, ये एक पर्टिकुलर जैसे एक ड्यूरेशन है, जैसे कि इन्होंने 10 अवतार बताए, उसमें एक छोटा सा अवतार, मतलब छोटा सा ड्यूरेशन आया किसका, डार्विन का। तो उसको हटाना, आप जो परिणाम स्वरूप बोल रहे हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए, जो 1800 साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करके अपना परिणाम सकारात्मक पहलू पर दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है। मैं इसको 1800 वैज्ञानिकों के साथ हैं ये, और इनका कहने का मतलब है कि अगर 1800 वैज्ञानिक कह रहे हैं, शिक्षाविद कह रहे हैं, और विज्ञान को समझने वाले लोग कह रहे हैं, तो फिर क्या मतलब क्या ज़रूरत है हटाने की आपकी। जब डार्विन की बात होती है और इसको एनसीईआरटी की किताबों से हटाने की बात होती है, आपके जहन में जब आपको ये पता चला क्या आया? नहीं, मतलब नहीं हटाना चाहिए, मतलब उस पढ़ाई के लिए नहीं वो हटाना कहना। सर देखिए, जो थ्योरी आई है, मतलब इसमें वो बताया गया है कि हमारा जो चालू है बंदरों से, हमारी जाति मतलब सब चालू है, लेकिन जो हमारे भगवान थे हनुमान जी, उनको खुद मतलब कुछ प्रकार से उनसे जोड़ा जाता है बंदरों से, जैसे थोड़ा मन का स्वरूप मिलता है, तो ऐसे कैसे हटा सकते हैं इसको? अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि हमने तो हमारे उसमें रामायण में जिक्र है, रामायण में बताया गया, तो और जो भगवान हनुमान जो थे उनको भी बंदर की जैसी उनकी वो बताई जाती है। और सर जो राम भगवान सेना लेके गए थे, वो भी बहुत सी बंदरों की थी, और उसमें भी बहुत से मतलब जो आधे इंसान लगते थे, तो वो तो थ्योरी पूरी गलत हो ही नहीं सकती ना सर। गलत हो ही नहीं सकती। डार्विन की थ्योरी के लिए मतलब आप लोगों के पास पड़े अजब बड़े मतलब सटीक तर्क है। जी सर मैं भी डार्विन की थ्योरी और वेद पुराणों की थ्योरी को मिला के बात कहना चाहूँगा कि जो डार्विन ने कहा है वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों ने पहले से कह चुके हैं। तो एक एवोल्यूशन जो, जैसा कि अब डार्विन की थ्योरी कहती है कि वानर जल से इंसान बने हैं, तो मैं उसको बिल्कुल पूर्णतः सत्य मानता हूँ सर। ट्रस्ट योर फीलिंग आपकी टी शर्ट में लिखा है। Yes, sir, देखिए दिखाइए, ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर फीलिंग्स, और ये बाकायदा ये इनका मोटो लेके चलते हैं। तो मतलब आपकी फीलिंग्स तो यही कह रही है कि हाँ, डार्विन की थ्योरी पढ़ते रहें 9th 10th में बच्चे, तो बुराई नहीं है। जी सर बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और सर वो डार्विन की थ्योरी पढ़ना। देखिए सर, कितना रोचक प्रश्न है कि इंसान कहाँ से बने।
जब इसका उत्तर ही बच्चे के पास नहीं होगा तो सर वो आगे का विज्ञान में कैसे लेकिन डार्विन पूरी तरह सच होगा इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल नहीं है सर, ये भी हो सकता है कुछ और थ्योरी आए, लेकिन अभी अपने पास जो डार्विन की थ्योरी है इससे सटीक कोई दूसरी थ्योरी भी नहीं है सर। दूसरी थ्योरी भी नहीं है, लेकिन अब मैं इस पूरी क्लास में इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि भाई डार्विन की थ्योरी क्यों पढ़ें? मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको सिर्फ चार्ल्स डार्विन को ही पढ़ना है। क्या बोलोगी आप? डार्विन की थ्योरी नहीं हटानी चाहिए। नहीं हटानी चाहिए। आप, मुझे लग रहा है आप बहुत बिजी हो पढ़ने में, मतलब नहीं। डार्विन की थ्योरी नहीं हटाना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? आप बताइए, कौन बोलेगा इस तरफ से? चलिए, डार्विन की थ्योरी पे आपकी, मतलब जब 9th-10th से हटने की बात होती है। सर हटा देनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब पूरा पीछे का भाग में जाए, अपने को आगे बढ़ने का होना, क्योंकि अब साइंस का समय है। अब अपन वही देखते रहेंगे कि हाँ रामायण है, महाभारत है, वही देखते रहेंगे यदि, तो सर अपन आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, मेरा कहना यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पूर्वज बंदर थे, ये मतलब ये चीज़ अब आप नहीं पढ़ोगे। सर वो बंदर थे, अब इंसान बन गए, अब इंसान से आगे बढ़ना है अपने को। ये नहीं है कि अब बंदर सर अब सोच रहे बैठ गए यार बंदर क्यों थे। नहीं, लेकिन ये तो पढ़ने की बात है ना, ये कोई मतलब आपकी बच्चों का सिलेबस बढ़ रहा है और काम की चीज़ तो कुछ है नहीं। मतलब ओवरलोड हो रहे हैं बच्चे, ऐसा मानते हैं कि आप लोग कि बच्चे ओवरलोड हो रहे हैं कि बेवजह पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए बताइए सर, डार्विन जो थ्योरी है वो नेचुरल इवोल्यूशन पे बेस्ड है। बेसिकली जो स्पीशीज़ थी वो किस तरह अपने एटमॉस्फेयर से खुद को अडॉप्ट करती थी, इसका हमने बेस्ट एग्जांपल देखा है कोरोना काल में, जिसका तर्क देके सरकार इस सिलेबस को कंपाइल कर रही है, छोटा करने की कोशिश कर रही है कि भाई सिलेबस बड़ा है, बच्चों पर लोड ज़्यादा है, कोरोना काल में लॉकडाउन में बच्चों पे स्ट्रेस ज़्यादा है। तो कोरोना ने किस तरह खुद को म्यूटेट किया है, किस तरह खुद को परिवर्तित किया है समय समय पे एंटीबॉडी के मतलब अगेंस्ट, तो वो तो डार्विन की थ्योरी पहले ही बता चुकी है उस म्यूटेशन को। तो पर जो म्यूटेशन को डार्विन की थ्योरी बता चुकी है, हमारे पूर्वज बंदर थे, क्योंकि डार्विन की थ्योरी को अगर आम बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं तो ऐसे ही समझते हैं कि भाई डार्विन ने कहा था, कि बार बार लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि आपके पूर्वज तो बंदर थे और इंसान के पूर्वज बंदर थे। उससे कहने का मतलब ये होता था कि धीरे धीरे जो इंसान का, मानव जाति का एवोल्यूशन हुआ, वो पहले 4 पैर होते थे, 4 पैर से चलते थे, उसके बाद धीरे से कुछ बंदरों ने अलग तरह से बर्ताव करना शुरू किया, उनमें से कुछ बंदर जो अलग तरह से बर्ताव करना शुरू किए, उन लोगों में से, उसमें से कुछ जो थे वो धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हो गए। कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का मुद्दा जो है कि एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th से डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को निकालना चाहता है, और ये जो बच्चे हैं जिनकी ये जो उम्र है, ये उम्र बदलाव की है, और जो कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यही बताता है कि कैसे हम एक छोटी सी प्रजाति से इतनी कम प्रजातियों से पर्यावरण के कल्याण के साथ, पर्यावरण के विकास के साथ, एवोल्यूशन के साथ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन पर, और इस टाइम पे इन बच्चों का भी परिवर्तन ही हो रहा है, क्योंकि ये टीनेज है, 13 से 18 साल के बीच के ही बच्चे हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो इनके जीवन में होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे 9वीं और 10वीं के भाई बहन इससे हट जाएं, इससे जानना चाहिए, क्योंकि इससे महरूम हो। सही है। तो जो मतलब, जी हाँ, अब तो मतलब देखिए दिलचस्पी, देखिए डार्विन हमारे पूर्वज बंदर थे, इस टॉपिक में सबकी दिलचस्पी आती है। सर वो बात सही है, पर एक चीज़ हमें ये सोचना चाहिए, अगर मान लीजिए हमारे साथ ऐसा होता कि हमारे सिलेबस में आने से पहले डार्विन की थ्योरी हट चुकी होती या सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती, तो आज हम इस चर्चा के लिए यहाँ बैठते क्या? तो वैसे ही अगर हमें आगे वाले बच्चों को ये बताना है कि यार डार्विन की कोई थ्योरी थी, वो थ्योरी ऐसी बोलती थी, अगर सरकार बोल रही है कि ये तो थ्योरी गलत है या ये थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहिए, अभी गलत सही की बात नहीं हो रही, अभी तो हो रही है कि लोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर आपने इसको हटाए हो तो आप उसका कुछ ऐसी चीज़ें दो कि आप क्यों हटा रहे हो उसमें, मतलब ऐसे डायरेक्ट हटा रहे हैं। सरकार का एक तर्क होता है रैशनलाइजेशन के नाम पे सर सरकार ऐसी चीज़ें हटा रही है। अभी हिस्ट्री की भी बुक्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उनने मौलाना आज़ाद का एक नाम बस हटा दिया, आप एक नाम हटा करके इतना क्या रैशनलाइज कर रहे हैं? एक सवाल होता है ना कि उनका कहना है कि एक रेपिटिशन, रैशनलाइजेशन और तीसरा तर्क जो आपको अभी मैंने दिया था, ये 3 चीज़ें, मतलब ओवरलोडिंग, कि बच्चे बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह की बात है। सर एनसीईआरटी किताब हम लोग पीएससी और यूपीएससी की तैयारी में सभी लोग पढ़ते हैं, और हम 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। उसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है और अब इररिलेवेंस है, इररिलेवेंट है, लेकिन पढ़ रहे हैं। सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, जैसे हम साइंस में आज भी स्टीम इंजन पढ़ते हैं,
पर स्टीम इंजन का कोई काम नहीं है। आप हटा रहे तो ऐसी चीज़ों को हटाइए जो अब नहीं आ रही है। AI लाइए, मशीन लर्निंग लाइए, डाटा एनालिटिक्स लाइए, ये चीज़ें लाइए ताकि NCERT में बच्चे बचपन से ये चीज़ें पढ़ें, न कि ऐसी चीज़ें जो हम अब जो बिल्कुल पूरी तरह से अब मतलब भविष्य की तलाश में भूत को ना भूल जाए, भूतकाल को ना भूल जाए। जैसा इन्होंने बोला कि किसी भी टॉपिक को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न ये होना चाहिए कि उसकी प्रासंगिकता अगर ख़त्म हो गई है तो ही उस टॉपिक को हटा सकते हैं। भैया ने भी बोला कि महामारी में जो म्यूटेशन हो रहा था वो डार्विन थ्योरी पे ही आधारित था। अभी जो जीव लुप्त हो रहे हैं उनको जो अगर अपने को समझना है वो डार्विन थ्योरी से ही समझ सकते हैं अपन, कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी के परिवेश को, इसलिए वो लिप्त होते जा रहे हैं। तो इसको समझना आवश्यक है। अगर इसकी प्रासंगिकता नहीं है तो हटा सकते हैं, लेकिन प्रासंगिकता तो हमें अभी भी देखने को मिल रही है, डार्विन अभी भी देखने को मिल रही है। जी सर। जी आप कुछ कहेंगी? देखिए डार्विन की थ्योरी पे मैं इस क्लास में जब आया तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये देख के सबकी दिलचस्पी आई और सब ने अपना एक जो ख्याल है उनकी जो इस बारे में उनकी जो सोच है वो अपनी सोच सामने रखी। और ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि 9th-10th की किताबों में अगर डार्विन की थ्योरी वो पढ़ते भी रहते एवोल्यूशन की थ्योरी को तो उसमें बुराई क्या थी। लेकिन हम जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, आपसे मतलब एक फ़ाइनल नोट लेंगे 9th-10th की क्लास से डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की हटाने की बात। कुछ वैज्ञानिकों का, सैकड़ों वैज्ञानिकों का उसको लेकर एक ओपन लेटर कि ना हटे। आप इन बच्चों के करियर की तैयारी करते हैं, क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर डार्विन का सिद्धांत है, जो उसका एवोल्यूशन है, वो मेरे ख्याल से हटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके 3-4 रीज़न हैं। जैसे आपने जितने भी बच्चों से बात सुनी, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कुछ 10th के बच्चे हैं, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि 9th और 10th जो है हर व्यक्ति का एक बदलाव का एक समय होता है। उस बदलाव में उसको हर चीज़ से नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज जो है डार्विन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने आपका ध्यान इस और भी केंद्रित किया कि ये कहीं ना कहीं सत्यता भी है। ये हमारे वेद पुराणों से भी जुड़ा हुआ है, ये अंग्रेज़ी सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ उसमें कहीं ना कहीं पौधे से कैसे आगे बढ़ते हैं या फिर किस प्रकार से पहले मछली बन के और फिर बंदर बन के हमारे पूर्वजों से आज हम इंसान बने हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और पीछे को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें अपने सिद्धांतों को साथ में रखना चाहिए, हमारा पूर्वज क्या थे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और 9th-10th में जो सिलेबस में चेंजेस किए जा रहे हैं इसका हम लोग विरोध करते हैं, बल्कि और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सारे स्टूडेंट्स के साथ भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि NCERT हर जगह काम आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इसमें थोड़ी सी ये शर्म की बात हो कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये बात धीरे धीरे लोग भूल जाए तो अच्छा है? मेरे ख्याल से ये टॉपिक नहीं हो सकता कि सरकार ये जानना चाह रही हो या ये लोगों को बताना चाह रही हो कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। ये किसी से छुपी नहीं है बात। जबकि मैं तो सरकार का इसलिए भी विरोध करता हूँ कि NCERT सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एक हबीबगंज का नाम अगर कमलापति कर देंगे उससे क्या बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शहर का नाम नर्मदापुरम भी कर देंगे तो भी वो वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर किसी सिलेबस से अगर आप किसी टॉपिक को हटा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बच्चों में कहीं ना कहीं जो सीखने की शक्ति थी वो कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों के रैशनलाइजेशन, कुछ ओवरलोडिंग ज़्यादा मतलब हो और एक रेपिटेशन, ये सरकार के तर्क हैं। देखिए ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बच्चों पे तो आजकल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर सरकार को उनका प्रेशर ही कम करना है तो बड़े बड़े स्कूलों की जो पढ़ाई का जो उनका सिलेबस है उसको अगर थोड़ा बहुत कम करेंगे, उनके बस्ते का बोझ कम करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चों का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। आजकल तो स्थिति ये है कि 6वीं कक्षा से ही बच्चा बड़े बड़े कोर्सेज के लिए जा रहा है। तो अगर प्रेशर कम करना है कोरोना के कारण तो ये टॉपिक मैं नहीं समझ। लाइन में आपकी लास्ट फाइनल नोट, हमारे पूर्वज बंदर थे, बच्चे पढ़ते रहे ना पढ़े? बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वज बंदर थे वो हमें भी मालूम है और आगे चल के हम अब सभ्य हो गए हैं और सभ्य बन के इंसान बन गए, लेकिन इसको हटाना नहीं चाहिए, बस हम इसके विरोध में हैं।